Good morning, students. So today we'll start with our new topic, that is working capital. Unit 7, working capital. This is one of the lengthiest unit in financial management, right? अब देखो, वर्किंग कैपिटल समझने से पहले अपन को एक बार बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। जो अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते आए हैं अभी तक, उसको अपन डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, ठीक है। इट इज अ बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अपन 4 पार्ट्स बना लें, ठीक है। एक पार्ट होता है अपन का फिक्स्ड एसेट्स, एक पार्ट होगा हमारा करंट एसेट्स, ठीक है। अपन के दो ही एसेट्स के टाइप होते हैं, एक नॉन करंट एक करंट। करंट को अपन फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं। एक आएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज, और एक पार्ट होगा मेरा शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब मैक्सिमम अपन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स देखते हैं बैलेंस शीट के, अपन इन 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट के ये जो 4 पार्ट हैं, ये अपन समझें एक एक करके। बेसिकली इससे ही हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देखो, फिक्स्ड एसेट्स की अगर अपन बात करें, ये वो एसेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक बार डिप्लॉय होने के बाद अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। दे आर आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें करंट एसेट्स की, तो दीज आर आवर वर्किंग एसेट्स, ठीक है, जो अपना फॉर्म बार बार चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म्स में, ठीक है। जैसे अगर अपन करंट एसेट्स की बात करें, तो करंट एसेट्स में मेजरली एक तो हो गया हमारा इन्वेंट्री, हमारा स्टॉक, फिर आता है हमारा डेटर्स जो कि अपने रिसीवेबल्स हो गए, अपन के बीआरस हो गए, है ना। एंड देन द अदर पार्ट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, है ना, जिसमें अपन के कैश, बैंक बैलेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारा पार्ट कवर हो जाता है। और कुछ अदर करंट एसेट्स जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सब कुछ पार्ट आता है अपन का करंट एसेट्स में, ठीक है। फिर अगर अपन लाइबिलिटी साइड की बात करें, तो लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको अपन ने टोटली एक पार्ट में लिया। एंड द अदर पार्ट इज व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा हमारा, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आप समझना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल वो पार्ट होता है कैपिटल का जो वर्किंग एसेट्स पर हम लगाते हैं, मतलब वो पैसा जो वर्किंग कैपिटल पर, वर्किंग एसेट्स पर अपन ने इन्वेस्ट किया है, दैट इज व्हाट आवर वर्किंग कैपिटल। अब देखो, ये जो पार्ट होता है हमारा करंट एसेट्स वाला, दिस आर आवर वर्किंग एसेट्स, है ना। ये एसेट्स काम करते हैं, ये एसेट्स एक दूसरे के फॉर्म्स में स्विच होते रहते हैं। तो ये जो है वर्किंग एसेट्स, इनका भी इन्वेस्टमेंट हमको यहां से लेना है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, है ना। सोर्सेज ऑफ फंड्स जैसे कि अपन का शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर अपन की करंट लाइबिलिटीज हो गया। अब देखो, ये जो वर्किंग एसेट्स हैं, इनकी फंडिंग जो होगी, इन पे जो पैसा लगता है, उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब यहां से अगर अपन समझें, तो करंट एसेट्स मोर ओवर करंट लाइबिलिटीज से भी फंडेड होंगे। कुछ पैसा अपन का करंट लाइबिलिटी में पड़ा होगा जो करंट एसेट्स को फंड कर रहा है ना। देखो, अगर लिंक बन रहा है, करंट एसेट्स आर देयर अगेंस्ट करंट लाइबिलिटीज, मतलब कुछ जो डेटर्स को हम क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं, वो कुछ टाइम तक हमारे क्रेडिटर्स फंड कर रहे हैं हमको। क्रेडिटर्स भी हमको कुछ टाइम का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। तो करंट एसेट सर्टेनली कुछ हद तक तो करंट लाइबिलिटीज से फंडेड होते हैं, बट उसके बाद का जो पोर्शन होता है, वो कौन फंड करेगा, वो फंड करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स, जो कि होते हैं शेयर कैपिटल
या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर हमारे डिवेंचर्स। समझ में आया? तो वर्किंग कैपिटल जो है अपने आप में, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग एसेट्स। ठीक है, द कैपिटल विच वर्क्स, एंड द वर्क्स मतलब जो एसेट्स के थ्रू काम कर रहे। तो अपन कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू? जितने हमारे करंट एसेट्स होंगे उसमें से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं तो इतना पैसा मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेस से चाहिए, राइट? तो ये अपन का मेन कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, जो कि अपन समझेंगे आगे। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। बेसिकली द कैपिटल which is required to finance current assets is called working capital। ठीक है, अब अपन करंट एसेट्स को फंड करने के लिए जो पैसा हमको लगेगा हम उसको क्या बुलाएंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल, अब अगर अपन बात करें तो दिस इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नाउ अंडरस्टैंड, अब मुझे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, बट उससे पहले अपन डिफाइन करेंगे व्हाट इज करंट एसेट्स। देखो बेसिकली हम सब जानते हैं करंट एसेट्स को नाम से, बट हाउ डू यू से दैट दिस पर्टिकुलर आइटम इज अ करंट एसेट और नॉट? तो हमने सुना है या हमको एक गाइडिंग लाइन पता है कि 12 months इज द गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एसेट इज अ करंट एसेट और नॉट, राइट? तो अपन थोड़ा सा उसके बारे में लिखें। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स, द एसेट्स which are expected to realize within normal operating cycle। और यहां पर अपन ये भी लिख दें 12 months। ठीक है, यस देयर इज अ 12 months क्राइटेरिया ऑल्सो, बट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो है इट इज अ बिगर क्राइटेरिया जो हमको आगे समझना है। व्हाट इज अवर ऑपरेटिंग साइकिल? तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड कि कब आपका कैश वापस कैश में आकर कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, कैश कहां जाएगा? कैश जाएगा आपके रॉ मटेरियल में, लेबर में, क्योंकि सबसे पहले तो आप प्रोडक्शन करोगे, गुड्स रेडी होंगे तो फिनिश गुड्स बनकर स्टोर्स पर जाएंगे और डीलर्स के पास जाएंगे, वहां से गुड्स बिकेंगे तो डेटर्स के पास जाएंगे। डेटर भी ऑन द डे इट विल नॉट पे यू फॉर द सेल्स, वो भी कुछ टाइम लेगा, जो क्रेडिट पीरियड आप उनको दोगे। तो ये जो पूरा टाइम हमको लगता है दिस इज बेसिकली एन ऑपरेटिंग साइकिल, है ना? इसके बारे में अपन आगे समझेंगे। दूसरा अपन समझें कि बेसिकली दिस एसेट्स आर हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। द एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये एसेट्स हमने क्यों रखे हैं? ताकि हम हमारे बिजनेस को स्मूथली कर पाए, है ना? वैसे ही अब अपन करंट लाइबिलिटीज को डिस्क्राइब करें तो ये करंट एसेट्स जैसे अपन ने डिस्क्राइब किए वैसे ही अपन के करंट लाइबिलिटीज डिस्क्राइब हो जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होंगी? द लाइबिलिटीज which are expected to be settled
इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। समझे अपन? देखो, अब यहां पर अपन ने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के डेफिनेशंस को समझा है। आगे अपन डिस्कस करेंगे हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर कैलकुलेटेड। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रीजंस कि इसके ऊपर अपन को ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अपन पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। देखो, अगर अपन बात करें व्हाई डू वी नीड द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अपन उसके लिए थोड़ा सा अपन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दूसरे कंसेप्ट्स को वापस से फ्रेश करेंगे। देखो, वर्किंग कैपिटल में जो पैसा हम लेके आ रहे हैं वो या तो करंट लाइबिलिटीज के थ्रू फंडेड होगा या फिर जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जैसे कि शेयर कैपिटल या डेट, उनके थ्रू फंडेड होगा। और हम ये जानते हैं कि एवरी पेनी हैज अ कॉस्ट। जितना भी पैसा आपने बिजनेस में लेकर आए हैं, वेदर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम इक्विटी, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स और वेदर डिबेंचर्स और लोन्स, आपके हर एक पैसे का कॉस्ट लगता है। अब देखो, यहां पर वर्किंग कैपिटल में किस मोमेंट या किस पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन होगा? हाउ डू यू डिटरमाइन? सो इसके एस्टिमेशंस आप कैसे करेंगे, कैसे आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेंगे, दैट यू हैव टू डिटरमाइन नाउ, है ना। मतलब इसको आप एस्टिमेट करेंगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है ना। अब देखो, आप समझना कि वर्किंग कैपिटल अपने आप में क्यों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कई बार बिजनेसेस में ऐसा टाइम आता है जब आपके काफी सारे डेटर्स जो हैं वो पेमेंट को डिले करते हैं। जैसे इकोनॉमी में रिसेशन आया, आपके डेटर्स ने पेमेंट्स डिले करना चालू कर दिया। अब आप अगर बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंट हैं फॉर द फंड्स कि यार डेटर पैसा देगा तो ही मैं आगे पैसा दे सकता हूं, तो वहां पर क्या होगा कि आपको आपके वेंडर्स को भी डिले करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं। अब सर्टनली यहां पर ऐसे कुछ जगह, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है जहां पर आप डेटर को डिले तो कर रहे हैं बट आप अपने वेंडर को डिले नहीं करवा पा रहे। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डेटर को डिले करने के अलावा, क्योंकि आपको उनसे आगे बिजनेस करना है, बट आप वेंडर को डिले नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर वेंडर्स आपसे बहुत ज़्यादा डिले नहीं मांगता, या वेंडर आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं करते। कई बार तो हमको परचेजेस जो है वो एडवांस में लेनी पड़ती है। तो इस केस में अब अगर मेरे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को हैम्पर करूंगा। अगर मैंने ज़्यादा सप्लायर्स के ऊपर प्रेशर डाला तो मैं अपनी रेपुटेशन को हैम्पर करूंगा। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। दूसरा, जब अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन ने 3 डायमेंशंस देखी है। एक होता है अपन का इन्वेस्टमेंट एरिया, कि अपन को इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस आर मोर ओवर वन टाइम डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आप जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगा देते हैं पैसा, उसके बाद आपका पार्ट बचता है उसको मॉनिटरिंग का। But working capital is one part of financial management which requires your regular attention. आप उसको डिले नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ एक बार आपने वर्किंग कैपिटल का डिसीजन ले लिया, आप पूरे साल अपन उसके पूरे साल छोड़ दो, अब अगले साल बात करेंगे। नो, बिकॉज यहां पर अपने आप में वर्किंग कैपिटल क्रूशियल क्यों बन जाता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत फ्लक्चुएट होगी ड्यूरिंग द ईयर। जैसे अगर अपन बात करें किसी एक मिठाई की शॉप की,
तो मिठाई की शॉप में देखें आप कि कैसे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के फ्लक्चुएशंस आएंगे। अभी दिवाली आएगी, दिवाली के टाइम पे जैसे ही अब आप देखेंगे तो आप मिठाइयों की दुकान पे आपको बहुत भीड़ दिखेगा, तो अब उनको उतना प्रोडक्शन कर चुके होंगे या उतना प्रोडक्शन चाहिए कि वो उतना सेल अचीव कर पाए या उतनी सेल्स, उतनी डिमांड्स को मीट आउट कर पाए। तो अगर अपन ड्यूरेशन लें तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूरेशन में उसको सेम प्रोडक्शन करना पड़ेगा? नहीं, देयर विल बी सीजनल शिफ्ट्स। तो ये जो सीजनल शिफ्ट्स आते हैं इसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो अपन थोड़ा सा नोटिंग करेंगे WCM के बारे में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which is designed to ensure that an organization operates efficiently by monitoring and utilizing its current assets and current liabilities to the best effect. ये वो प्रोसेस है जो कि आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को बेस्ट यूटिलाइज करे। आपको कीप मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कब आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। अब दिवाली पे अगर मुझे सेल्स ज़्यादा अचीव करनी है तो मुझे उसकी प्लानिंग 1 या 2 महीने पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि फंड्स, आप जब भी फंड्स लेने जाओगे मार्केट में या जब भी आप फंड रेज करना चाहेंगे तो इट विल नॉट बी इजी कि आपको फंड रेजिंग बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में हो जाए। और शॉर्ट टाइम में होंगे तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपको बहुत हाई कॉस्ट फंड्स पर जाना पड़े, है ना, काफ़ी सारी कंसल्टेंसी फी पे करना पड़े। तो बेटर आप उसको शुरू से मॉनिटर करें, पिछले ट्रेंड्स को मॉनिटर करें, अपने आप में आप उसको पहले से उसकी प्लानिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स निकालें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके फंड्स जो हैं आपको टाइमली मिल जाएंगे और आपकी जो बिजनेस फंक्शनैलिटीज हैं या जो आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है आपके सीजनल शिफ्ट्स की, वो आप प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे, राइट। अब देखो, वर्किंग कैपिटल जो है उसको अपन 2 एंगल से समझेंगे, ठीक है। एक तो अपन का वर्किंग कैपिटल का एंगल क्या होता है अपन वो समझे कि कैसे अपन इसको 2 एंगल से समझे। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। बेसिकली आप एग्जाम्पल से समझना कि जब अभी हम सब स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमको एक पॉकेट मनी मिलती है हमारे पास। जो पॉकेट मनी हमको आती है ना, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि अपन की पॉकेट मनी 5000 रुपीज़ है ना, तो डे 1 पे जब मंथ शुरू होता है, डे 1 पे हमारे पापा हमको पॉकेट मनी दे देते हैं। अब डे 1 पे मेरे जेब में पैसा आ गया। अब क्या करूँगा मैं, उसको अकॉर्डिंगली पूरे मंथ के लिए प्लान करूँगा। बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम फीस भरनी है या कोई ऐसे सर्टन अनसर्टन एक्सपेंसेस हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो पैसा हमारे जेब से खर्च हो गया, है ना। अब मिड ऑफ द मंथ है, पैसा खत्म होने वाला है, तो अपन क्या बताते हैं, हम कैसे बात करते हैं हमारे पापा से कि यार पापा पैसा तो खत्म होने वाला है। तो या तो हम ये बताएंगे कि इतना पैसा बचा है मेरे पास, कि मेरे पास 1000 रुपया बचा है, या फिर हम क्या बताते हैं, या फिर हम बताते हैं कि हमको इतने दिन और हमारा पैसा ये चल जाएगा और उतने दिन के बाद आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा भेज दें, राइट। तो वैसे ही अपन इसको समझें, ठीक है। 2 एंगल्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड द सेकेंड एंगल इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखें working capital on the basis of value and the other one is on the basis of time.
अब देखो वैल्यू के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में डिफरेंस क्या है, अब अपन फाइनेंशियल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन से बात करूंगा, जब मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर किसी अपने सीनियर अथॉरिटी को बताने जाऊंगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि सर हम रॉ मटेरियल का इतना स्टॉक होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेटा मुझे मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बता देगा कि सर हमने पूरे साल में एवरेज इन्वेंट्री इतना मेंटेन किया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन, यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अपन ने एवरेज इन्वेंट्री जो मेंटेन की है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने 2 लाख रुपए की एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन की है, ठीक है। 2 लाख रुपए की एवरेज इन्वेंट्री हम होल्ड करते हैं, ये अपन को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये डेटा मिल गया। अब ऑर्गेनाइजेशन को मैं जब ये बताऊंगा कि सर हम 2 लाख की एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, इससे कोई डिसीजन निकल कर नहीं आता, ठीक है। अब देखो अपन अगर एनालिसिस चाहते हैं कि बेटर एनालिसिस कैसे हो, तो मुझे उसको डेज या टाइम पीरियड में कंसीडर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री अपन मेंटेन करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल में कितना कंजम्पशन करती, कितना रॉ मटेरियल वो बुलवाती है, ठीक है। तो टोटल कंजम्पशन फॉर द ईयर अगर हम आपसे पूछें, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं टोटल कंजम्पशन अपन का है रॉ मटेरियल का, वो है 12 लाख रुपए। पूरे साल में मैं 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूं, 2 लाख रुपए की मैं ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं। तो मतलब अगर मैं यहां से इस डेटा से अगर मैं देखूं, तो मैं 2 महीने की इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं कि 12 लाख रुपए पूरे साल में कंज्यूम करता हूं, तो 1 लाख रुपए 1 महीने में कंज्यूम करूंगा। तो 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री हर महीने में कंज्यूम होती है, तो मैं 2 लाख की इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं, मतलब मैं 2 मंथ्स की इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं। सो यहां पर अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं that we maintain raw material inventory of 2 months। इस डेटा के बेसिस पर अपन ने ये तो निकाल ही लिया कि हम 2 महीने की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। अब देखो इस डेटा के बेसिस पर कैसे आगे के फंक्शनल डिसीजन आएंगे। अब आपके पास डेटा आ गया कि आप 2 महीने की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। अब आगे अब ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछेगी कि एक बात बताओ, अब आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप आंसरेबल हो इन सब चीजों के लिए, आप मैनेज कर रहे हो ये सब चीजें। तो आपके सीनियर ने आपसे पूछा कि एक बात बताओ भाई कि ये 2 महीने की इन्वेंट्री अपन मेंटेन करते हैं, आपके हिसाब से कितने टाइम में अपन फिर से इन्वेंट्री बुला लें, मतलब अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूं तो कितने टाइम में इन्वेंट्री अपन के प्रेमाइसिस तक आती है। तो फाइनेंस मैनेजर ने आंसर किया कि सर 6 to 8 डेज में हमारा ऑर्डर जो है वो प्रेमाइसिस पे आ जाता है। 6 to 8 डेज में ऑर्डर रीचेज प्रेमाइसिस। अब देखो ये डेटा आपके पास आएगा डेज की टर्म में, क्योंकि आज आप ऑर्डर प्लेस करोगे कितने दिन में आपके पास इन्वेंट्री घूम के आती है, मतलब जहां से भी आप बुलवाते हो कितने टाइम में इन्वेंट्री आती है, ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। अब देखो यहां से इस डेटा को लिंक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो डेटा आता है डेज के टर्म में, उस डेटा को डायरेक्टली अमाउंट से लिंक नहीं कर सकते। जो डेटा आपको डेज के टर्म में आ रहा है उसको आप टाइम की टर्म्स में जो डेटा अवेलेबल है उससे लिंक कर सकते हो। मतलब अब अगर ये 2 मंथ्स को अपन ध्यान से समझें तो 2 महीने का स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं, जबकि 10 दिन में हम वापस स्टॉक बुलवा सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 डेज अपन ने टाइम पीरियड लिया है। अपन और भी कंजर्वेटिव अप्रोच से 10 दिन मान लेते कि 10 डेज हमको लगते हैं। तो अब देखो आप यहां पर यह समझ सकते हो कि रॉ मटेरियल सर हम 6 टाइम्स मेंटेन कर रहे हैं जो ऑर्डर लेवल होना चाहिए, मतलब ये जो है 2 मंथ्स इज एक्सेसिवली हाई, क्योंकि ये 2 महीने का स्टॉक जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जबकि 10 दिन पे अपन फिर से रिफिल कर सकते हैं स्टॉक। तो 2 महीने मतलब 60 डेज का स्टॉक हमको नहीं मेंटेन करना चाहिए, हमको इस पीरियड को कम पे लेके आना चाहिए, है ना। देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स कि हमारा स्टोरेज कॉस्ट क्या है, पर स्टिल
जो कैपिटल आपने रॉ मटेरियल में लगाकर रखा है दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स या एक्सपेंसिव फंड्स, तो वो फंड्स को अगर आप इस मैनेजमेंट डिसीजन से रिलीज करा देते हो तो एक तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल या जो भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, या तो आप उन सोर्सेज को कम करके आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हो, या फिर ये पैसा आप किसी और ये पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट में या किसी और जगह पर जाकर यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। तो ये जो डिसीजन है ये कैसे निकल के आया, एक तो अपन को जो डेटा है वो वैल्यू के टर्म्स में दिया था, दूसरा डेटा जो हमारे पास होता है वो होता है टाइम के टर्म्स में। तो वैसे ही हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ईदर इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू होगा, ईदर इन द टर्म्स ऑफ टाइम होगा, राइट। चलो तो इसका थोड़ा सा अपन और कवर कर लेते हैं, इसको ऑप्शंस को अपन थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जब अपन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू बात कर रहे हैं तो देयर आर टू कैटेगरीज, एक होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है मेरा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली नॉट अदर देन करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल जब मैं बोलता हूं दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बोलता हूं तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर फर्दर टू क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है मेरा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब इसको अपन समझेंगे, परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसको अपन कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। अभी के लिए अपन सिर्फ इतना समझें कि देर आर टू डोमेन्स या देर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक तो आप वैल्यू के टर्म्स में निकालते हो और दूसरा निकालते हैं हम टाइम के टर्म्स में, ठीक है। इसको अपन आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।